जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को स्मरण होगा, इस समय मैं आलखंड की कहानियां आप लोगों को सुनाता हूं, जो कि एक से एक वीरता से भरी हुई युक्तियों से पूरे। इन कथाओं को सुन करके आदमी को अपने पुराने कल्चर की याद आ जाती है। ऐसा ही इतिहास रहा है हमारे भारत का गौरवशाली, जिसको सुन करके हमें गर्व होता है। और जब हम जानेंगे ही नहीं तो हमें गर्व कैसे महसूस होगा, इसलिए मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एक बेटी की वीरता सुनने को मिलेगी। और या यूँ कहूँ कि हमारे आर्यव्रत का श्रेष्ठतम जादू देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो मित्रों, जो आजकल बांग्लादेश कहा जाता है और राजधानी है ढाका, उसी ढाका राज्य के राजा थे कुंवर जवाहर, और उनके दो भाई थे, नवल सिंह और केसरी नाम के। एक पुत्री थी तारावती। वो तारामती बहुत सुंदर थी, उसके रूप को देखकर अप्सराएं भी लजा जाती थीं। तो एक दिन होती है, वह अपने निजी बाग में, जहाँ पर पुरुषों का प्रवेश निषेध था और केवल स्त्रियां जा सकती थीं, तो वो हास परिहास करते हुए अपनी सखियों के साथ में उस बाग में थी। इतने में ही एक दानव गुजरता है उस बाग से ऊपर से, और वो इतनी सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है। तब वह एक साधारण मनुष्य कैसा रूप बनाकर उस बाग में जाकर के छिप जाता है। जिधर राजकुमारी जाता है उसी के आगे पीछे चला जा रहा है। अचानक से तारावती की नज़र पड़ जाती है उस दैत्य के ऊपर। तब वो पास जाकर कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारी मृत्यु आ गई है जो इस जनाने बाग में घुस आए। तब वो कहता है कि मैं हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम मेरे प्रेम निवेदन को अस्वीकार मत करो। तब तारावती कहती है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे कोई भी लुभा सके, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, यानी कि जनाना बाग से बाहर नहीं निकले, तो मैं कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तब कलुआ वीर कहता है कि अभी तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारी जो है बहुत बुरी दुर्दशा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, इसलिए अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो समर्पण कर दो। तब राजकुमारी कहती है, ऐसे नहीं मानेगा तू, और राजकुमारी उसके काफी पास पहुंच जाती है। तब कलुआ दानव अपना बड़ा भयंकर रूप बना करके राजकुमारी की ओर झपटता है। तब राजकुमारी अपने मंत्रों की शक्ति से पूरे बाग में आग लगा देती हैं। उस आग से कलुआ दानव काफी भयभीत हो जाता है। उसके बाद राजकुमारी अपने मंत्र बल से उसको मेढ़ा बना देती हैं और गले में रस्सी बांध करके ले जाती हैं अपने पिता जवाहर सिंह के पास। तो देखते ही कहते हैं, बेटी आज किस गड़रिये का मेढ़ा पकड़ लाई हो, और ये हम राजाओं को शोभा नहीं देता है, जाओ उसका वापस कर दो। तब बेटी हंसती है, कहती है, महाराज ये कोई
मेढ़ा नहीं है, ये एक दानव है और ये दैत्य ने मेरे ऊपर बुरी निगाह डाली, ये मुझे पकड़ना चाह रहा था, तब मैंने इसको मेढ़ा बना दिया है। तब जवाहर सिंह कहते हैं, बिटिया तो मुझे इसका वास्तविक रूप दिखाओ, ये कौन है, मैं देखूं ये कैसा पाजी है। तब जवाहर सिंह की बात सुन करके अपने वीर मोहम्मद वाली पुड़िया निकाल करके उस दानव के ऊपर छोड़ देती है। वो दानव ज्यों का त्यों हो जाता है जैसा उसका पहले विकराल स्वरूप था। तब जवाहर अपनी तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कलुआ वीर जो है इतनी दहशत में आ चुका था कि वो जवाहर सिंह से हाथ जोड़कर कहता है, महाराज आप मेरे प्राण रक्त दें, मैं आपको हमेशा मदद करूंगा। इतना सुनते ही राजा जवाहर उसको माफ कर देते हैं और उसे तरह तरह के व्यंजन पकवान खिलवाते हैं। भोजन करके दैत्य अत्यधिक प्रसन्न होता है, कहता है अब महाराज मेरे लिए कोई काम बता दें, मैं यहीं रहूंगा। तब राजा जवाहर सिंह उसे उसी बाग जनाना की रखवाली के लिए आदेशित करते हैं। इस प्रकार से कलुआ वीर उस जनाने बाग में रहने लगता है और जब वो दानव चला जाता है, बेटी अपने महलों में चली जाती है, तब राजा जवाहर सोचते हैं कि मैं अपनी कन्या को अभी छोटा समझे था, लेकिन ये विवाह योग्य हो चुकी है। तब वो अपने भाई नवल सिंह से और कहते हैं कि अब देर का कोई काम नहीं रह गया है, जितनी जल्दी हो सके आप पुरोहित को बुलवा करके टीका लिखवा दें और ये बतला दें उस पत्र में कि जो भी अपने अंदर क्षमता रखता हो, जिसके सीने में बाल जमे हों, जिसकी माता ने नाहक जन्म दिया हो, वो ही बारात लेकर के आ जाए, क्योंकि यहाँ पर साधारण में ब्याह नहीं होने वाला। पहली लड़ाई तो कलुआ दानव की होगी, दूसरी नवल सिंह की, और मेरी भी उसको मार से गुजरना पड़ेगा। ये बहुत सारी शर्तें लिख दी जाती हैं उस टीके में और उसको बंद लिफाफा में करके राजा जवाहर सिंह देते हैं नवल सिंह को और कहते हैं जाओ बावनगढ़ में चाहे जिधर चले जाना, लेकिन एक नगर महोबा में न जाना, क्योंकि वहाँ पर बनाफर राय का निवास है और बनाफर कुल के हीने हैं, दागी वंश है ये, इनके यहाँ विवाह संबंध हो जाने से हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इतना सुन करके नवल सिंह चले जाते हैं टीका लेकर के, नाऊ पुरोहित को साथ में लेकर। सबसे पहले जाते हैं जयचंद राजा के यहाँ, क्योंकि जयचंद का राज्य सबसे बड़ा माना जाता था उस समय। तब राजा जयचंद उस पत्र को पढ़ते ही कहते हैं, हमारे कोई लड़का अतिरिक्त नहीं है जिसकी हम बलि चढ़ा दें, हम ये टीका ना ले पाएंगे, और वो अपनी असमर्थता जाहिर कर देते हैं। तब वो पृथ्वीराज के घर जाते हैं, पृथ्वीराज भी नामी राजा हैं ऐसा विचार कर वो जाते हैं पृथ्वीराज के पास, और जैसे ही पृथ्वीराज वो पत्र पढ़ते हैं तो उनके मुंह का पान सूख जाता है, चेहरे की आभा मलिन पड़ जाती है। वो भी कह देते हैं हमारे कोई पुत्र अधिक नहीं है जिसकी हम बलि चढ़ा दें। इतनी बात सुनकर नवल सिंह बहुत उदास हो जाते हैं और निकल आते हैं पृथ्वीराज की राजसभा से, और इसी उधेड़बुन में वो जा रहे थे, तभी उन्हें कहीं से मलखान मिल जाते हैं। मलखान कहते हैं, भाई कौन हो तुम, कहाँ के हो, तुम्हारे साथ में तो ये
टीके कैसा सामान दिख रहा है। तब नवल सिंह कहते हैं, हाँ मैं ढाकी के महाराज का छोटा भाई हूँ और मैं अपनी भतीजी के लिए टीका लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन कोई राजा है कि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है हमारी दहशत से। तब मलखी कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं अभी तुमको एक ऐसा लड़का बताता हूँ जहाँ तुम्हारा काम तुरंत सिद्ध हो जाएगा। इतनी बात सुनकर के नवल सिंह कहते हैं कि आप किस जगह के हैं, किस रियासत के हैं, आपकी रियासत किस राज्य में जुड़ी है। तब मलखान बताते हैं कि नगर महोबा एक बस्ती है जहाँ पर बसे रजा परमाल, पारस बटैया जिनके घर में लोहा छुए स्वान हो जाए। और वो नवल सिंह जैसे ही महोबा का नाम सुनता है तो वो क्रोध में भर जाता है, कहता है भाई मैं महोबा नहीं जा सकता हूँ, ना महोबा में संबंध करूँगा, क्योंकि मेरे भाई जवाहर सिंह ने मना कर दिया है और मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन करूँगा और कुल में दाग नहीं लगने दूंगा। तब मलखान दागी वंश सुन करके अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं अब अगर तुमने दागी वंश कहा तो मैं तुम्हारे मुंह में ये तलवार ठांस दूंगा। इतनी बात सुनी जब नवल सिंह कहते हैं कि तुम और लोगों के धोखे में न रहना, मैं कोई जो है राह चलता भिखारी नहीं हूँ जो तुम्हारे पास भर तलवार हो, मेरे पास भी तलवार है। अगर तुम ज़्यादा बातें बनाओगे और मुझको मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहोगे तो तुम एक डग नहीं चल पाओगे, मैं तुमको यहीं ढेर कर दूंगा। इतनी बात सुनकर मलखान कहता है कि होश में आ जाओ, जानते हो तुम महोबा राज्य की सीमा में हो। तो नवल सिंह कहते हैं इन बातों से क्या होगा, अगर तुम में कुछ साहस है तो अपना पराक्रम दिखलाओ और लो समझो तुम मेरे बार को जो है झेलो जब जानू। तो अपने कटार का प्रहार करते हैं और जब मलखान देखते हैं कि इसने कटार से वार कर दिया तो वो लेकर के अपनी घोड़ी कबूतरी को एक 4 कदम पीछे कर लेते हैं और उसकी कटार जमीन में समा जाती है। तब मलखान क्रोध में भाला मारते हैं और भाले का जैसे ही प्रहार करते हैं तो नवल सिंह भी अपने घोड़े को दाहिने कर लेते हैं और भाला आकर उनके बाईं दिशा में समा जाता है जमीन में। तब नवल सिंह अत्यधिक क्रोधित होकर के अपनी सेल, जो एक तरीके का तलवार से चौड़ा होता था, खाड़े कैसी आकृति का सेल बोलते थे उसको फेंक के मारते हैं। और मलखान जब देखते हैं कि इसने सेला फेंका है तो अपनी घोड़ी कबूतरी को उड़ा देते हैं। नवल सिंह समझते हैं कि मलखे मुझसे भयभीत होकर के रणभूमि छोड़ के भाग गया, और जब तक वो चारों ओर देखते हैं तब तक मलखान की घोड़ी ठीक बराबर में आकर के खड़ी हो जाती है नवल सिंह के, और वो कुछ समझते समझते इसके पहले ही ढाल का एक करारा प्रहार करते हैं मलखान नवल के ऊपर। तो नवल सिंह गिर जाते हैं और मलखे उनको बंदी बना लेते हैं, लेकर के आते हैं गढ़सिरसा में, और वो वहाँ पर सुल्खे से, यानी उनके भाई सुरखान थे, उनको सुल्खे भी कहते हैं, उनसे उनका लगन करा देते हैं, टीका चढ़ा लेते हैं और उनको एक निश्चित समय दे करके विदा कर देते हैं। अब जैसे ही नवल सिंह जाते हैं तो मलखान अपनी घोड़ी पर सवार होकर के
सीधे आते हैं गढ़महुए। वहाँ महाराज परमाल को प्रणाम करते हैं, आल्हा को शीश झुकाते हैं। तब परमाल कहते हैं, अरे मलखान आज बहुत दिन के बाद आना हुआ, कहो कैसे आना हुआ पुत्र। तब मलखान कहते हैं, महाराज एक कार्य मेरा अटक गया है, उसमें आपकी सहायता चाहिए। तब परमाल कहते हैं, बेटा मुझसे क्या पूछते हो, आल्हा से पूछो, क्योंकि स्याही सफेदी कलमदान के मालिक हवें बना फल रहा है, मैंने आल्हा को ही सर्वाधिकार दे रखा है। तब आल्हा से कहते हैं, भैया मैंने सुल्खान का ब्याह तय कर दिया है ढाका शहर में, और जैसे ही आल्हा ढाका का नाम सुनते हैं उनकी हवा बिगड़ जाती है। वो कहते हैं, ये क्या कर दिया मलखान, तुमसे कभी कोई काम ढंग का नहीं होगा। जानते भी हो कि ढाका शहर की मार कितनी कठिन है, वहाँ पर महिलाएं घर घर जादू जानती हैं, और राजा जवाहर सिंह, नवल सिंह, उनके भाइयों की बड़ी मार विकट है, वो जहर बुझी तलवारों का प्रयोग करते हैं। तब ऐसी बातें सुनकर मलखान क्रुद्ध हो जाते हैं, कहते हैं, भैया मैंने तो आपको अपना भाई समझ करके आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने मुझे ऐसी बात कर दी, तो क्या मैं अकेले नहीं जाऊंगा? मैं आपके बल पर तलवार नहीं बांधे हूँ, मैं अकेले ही जाकर के ढाका विजय करके दिखाऊंगा। अगर आप चलना चाहें तो चलें। फिर भी आल्हा ढाका के नाम पर साफ इनकार ही कर देते हैं। तब मलखान वहाँ से विदा मांग के चल देते हैं और पहुँच जाते हैं रनवास में। वहाँ पे जाकर मछला की चरण वंदना करते हैं। तो मछला कहती हैं, आज देवर ऐसी बीच दोपहर में कैसे आना हुआ? तब मलखान कहते हैं, भाभी जिस आल्हा का मुझे बड़ा भरोसा था, उस आल्हा ने आज मुझको भरे दरबार में मना कर दिया। तब वो मछला को सारी बात बताते हैं। मछला उसी समय अपने एक दासी के द्वारा आल्हा को बुलवाती हैं और कहते हैं, आपको ये व्यवहार करते हुए लज्जा नहीं आई? जिस मलखान ने आपकी नैनागढ़ में इज्जत बचाई, जब धांधु ने आपकी मौत छीन ली थी, हाथ का कंगन उतार लिया था, जामा पैजामा सब कुछ छीन करके आपका घोर अपमान किया, और पूरे महुआ में कोई धांधु की तलवार पकड़ने वाला नहीं था। तब वही मलखान थे जिन्होंने आपके लिए तलवार पकड़ी थी। क्या मलखान को अपने प्राण प्यारे नहीं थे? ऐसी वो बातें कहती हैं। कहती हैं, अगर आज आपको अपने प्राण ही प्यारे हैं तो कोई बात नहीं है, आप मेरा साया ब्लाउज पहने, मेरी धोती और टिकली बिंदी लगा लें, और महलों में बढ़िया चूड़ियाँ खनकाएं। मैं अकेले जाऊंगी ढाका और देखती हूँ कितने बड़े वीर हैं, अपनी ढाल तलवार मुझे दे दें। ऐसी बातें जब मछला करती है तो आल्हा बहुत लज्जित हो जाते हैं। कहते हैं, मैं जाऊंगा सुल्खे को ब्याह ने, और मलखान तुम यथाउचित राजाओं को पत्र व्यवहार करो और यहाँ से सभी स्त्रियों को ले जाओगा सिरसा। मैं फौज सजा करके आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। यह बात मलखान को अच्छी लगी और वो सारी स्त्रियों को लेकर के चले जाते हैं गढ़ सिरसा। वहाँ पर माता देवला का जो है माता बिरमा के द्वारा बड़ा ही स्वागत किया जाता है। रानी गजमोतिन सभी से बड़े प्रेम से मिली, सबका स्वागत सम्मान हुआ। तब तक लाखन राणा को भी पत्र मिल चुका था। लाखन राणा आते हैं, जगनायक आते हैं, ताला सैयद आते हैं, बौना चोर भी आता है। और जिस समय सारे लोग एकत्रित होते हैं तब मलखान कहते हैं, अब कोई कसर हो तो बतला दो। तब ढेवा कहता है, भैया कोई कसर नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमें ऐसे नहीं चलना है।
वहाँ पे हम सुबिया बेड़न को साथ में लेकर के चलेंगे। तब मलखान देखते हैं उदल की ओर, कहते हैं छोटे भाई तुम ही जाना झारखंड के जंगलों में। तब उदल कह देता है ठीक है दादा, मैं सुबिया को लेकर के आपको आगे मिलूँगा। फिर चलती है इधर से सुलखान सिंह की बारात, जो सुरजा नाम की बेटी है वो राई नून उतारती है। माता बिरमा जो है कुएं में पैर लटकाती हैं। सुलखे कहते हैं माँ आपकी सेवा के लिए मैं बहू ला रहा हूँ, एक बाग लगा दूंगा। ऐसा करके वह सातों परिक्रमा देते हैं कुआं की, और फिर जाते हैं वो उनकी बारात की निकासी प्रारंभ होती है। इस प्रकार से बारात चलती है। बहुत बड़ा विशाल लश्कर बन चुका है। ताहर और चौड़ा भी आए हैं दिल्ली से, लाखन राणा भी हैं, जगनायक भी हैं। इस तरीके से जो बहुत खास राजा थे सभी लोग आ जाते हैं। नैनागढ़ से जोगा ठाकुर आते हैं, नरपत सिंह के इधर से मकरन सिंह आते हैं, फुलिया मालिन को साथ में लेकर के, और आते हैं सूरज ठाकुर श्यामा भक्तिन को लेकर के, और सभी लोग चलने की तैयारियां करते हैं। बारात चल देती है, और जब उधर बीच रास्ते में उदल भी मिलते हैं, सुबिया बेड़न के साथ में 900 बेड़िया भी थे। तब जो है सूरज आकर के मलखान से बताते हैं कि ऐसी सुबिया नहीं आ रही थी, मुझसे उसने दुनिया भर की कसमें करवाई, तब आई है वो, और वो कहती है मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब मलखान कहता है अभी ये काम होने दो, इसके बाद इसको भी समझ लेंगे। और जब वहाँ से कुछ दूरी पर ढाका शहर रह जाता है, तब ये अपने डेरे तंबू लगा देते हैं। और फिर चर्चा आती है पनवारी की। इधर से आपको अगला प्रसंग हम कल बताएंगे। आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। आप लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।